Hello learners, how are you all? So I am back again with 15 more important multiple choice questions on educational objective। पर आज इस वीडियो में जिस डोमेन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अफेक्टिव डोमेन अर्थात भावात्मक पक्ष, जो कि कृतवाल और मसीहा ने दिया था। इन 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप खुद को एसेस कर पाएंगे कि आपने इस पक्ष को, अफेक्टिव डोमेन को कितना समझा। मैंने टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की लाइव क्लास ली थी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आज अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है उसकी रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। पर आई एम डैम श्योर दैट you all will be able to solve these question very easily। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक न केवल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये सभी उन कोर्सेज के लिए जो कि टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा जो विद्यार्थी बीए या एमए के लेवल पर एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या यूजीसी नेट की या सेट की तैयारी के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पर इतने सारे इम्पॉर्टेंट वीडियो और कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट को नहीं देख पाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस बहुत अच्छे हैं तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर कोई विद्यार्थी या किसी विद्यार्थी का व्यवहार अपने पीयर ग्रुप अर्थात साथी समूह के प्रति बहुत आक्रामक है या एग्रेसिव है और ये व्यवहार स्कूल के मानदंडों के अनुकूल नहीं है, तो इस विद्यार्थी को व्यवहार के किस पक्ष में आवश्यकता है मदद की। पहला है कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन मनोगामक पक्ष, और चौथा है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अर्थात उच्च क्रमिक चिंतन कुशलता। आपको स्टूडेंट पता है कि कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है, साइकोमोटर गत्यात्मक और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपकी चिंतन से संबंधित होती है। परंतु यहाँ पर विद्यार्थी के व्यवहार की बात की जा रही है जो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं या उसके संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, अफेक्टिव डोमेन अर्थात भावात्मक पक्ष के विकास की आवश्यकता है ताकि वो अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सके। तो इसका सही उत्तर है बी। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड बाय देम। ब्लूम और इसके साथियों द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है उसमें किस पक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में किस डोमेन को सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला है सोशल पॉलिटिकल डोमेन सामाजिक राजनीतिक पक्ष, दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा है अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष, चौथा है साइकोमोटर डोमेन मनोगामक पक्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे लगता है आप सभी को पता है कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि ब्लूम, कृतवाल एंड मसीहा और सिम्पसन ने दी है उसमें 3 ही डोमेन्स का वर्णन है, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। सोशल पॉलिटिकल डोमेन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। तो जितने भी मेरे विद्यार्थियों ने इसका उत्तर ए दिया है वो बिल्कुल सही हैं और उनका पढ़ना या उन्होंने जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है वो बिल्कुल सही पढ़ी है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। बी.एस. ब्लूम ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 पार्ट्स 3 भागों में, 5 पार्ट्स 5 भागों में, सी 6 पार्ट्स 6 भागों में, डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझिएगा, इसको इस प्रश्न का उत्तर बहुत हड़बड़ी में मत दीजिएगा। प्रश्न है कि बी.एस. ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? इसका सही उत्तर है ए,
3 पार्ट्स। अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बता दूं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक तीनों ही पक्षों से संबंधित उद्देश्यों का वर्णन होता है, इसलिए इसका उत्तर ए है, 3 पार्ट्स, अर्थात कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर अफेक्टिव डोमेन? इनमें से कौन सा ऑप्शन अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है? पहला रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया करना, दूसरा रिसीविंग, आग्रहण करना, तीसरा या सी कॉम्प्रिहेंशन, बोध, और डी है वैल्यूइंग, मूल्यांकन करना। प्रश्न फिर से समझिएगा, उपलब्ध या आपके सामने उपस्थित 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है? इसका आंसर तो बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने सही दिया होगा। तो इसका आंसर है सी कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सम्मिलित होता है आपके कॉग्निटिव डोमेन में। So students, let's have the 5th question. The question is, objectives developed from the affective domain are intended to change what? भावात्मक पक्ष में जो उद्देश्य होते हैं या जो उसके पक्ष होते हैं, सब क्लॉजेस होते हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? किस चीज में परिवर्तन करना? कॉम्प्रिहेंशन, बोध में, बी स्किल्स में, सी नॉलेज में, या डी बिहेवियर में? देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो बोध है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, अर्थात कॉग्निटिव डोमेन में है। स्किल आपके साइकोमोटर डोमेन में है, नॉलेज भी आपका कॉग्निटिव डोमेन में है। तो उत्तर क्या बचता है? डी। तो हम कह सकते हैं कि अफेक्टिव डोमेन में जो भी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उसका संबंध होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंड एरिया और लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रश्न बहुत आसान है। अफेक्टिव डोमेन के जो 5 पक्ष हैं, उस पांचों में से जो सेकेंड नंबर पर, जो सेकेंड लेवल पर आता है, वो कौन सा है? रिसीविंग, आग्रहण, वैल्यूइंग, मूल्यांकन करना, सी ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना, या डी रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया करना? इसका उत्तर है डी रिस्पॉन्डिंग, अर्थात प्रतिक्रिया करना। क्वेश्चन 7 है, द गोल ऑफ द वैल्यूइंग एरिया और लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? वैल्यूइंग एरिया जो अफेक्टिव डोमेन का भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करने का स्तर है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है बीइंग विलिंग टू बी परसीव्ड एज कमिटेड। जो भी हमको मिल रहा है, जो भी हम परसीव कर रहे हैं इच्छा पूर्वक, हम वही रिसीव करते हैं जिसके प्रति हमारा कोई कमिटमेंट है। दूसरा है रिलेट द वैल्यू टू समथिंग यू ऑलरेडी हैव। उस वैल्यू, उसका मूल्यांकन करना जो ऑलरेडी आपके पास है, उससे संबंधित मूल्यांकन करना जो ऑलरेडी आपके पास है। एक्टिंग कंसिस्टेंटली, लगातार कार्य करते रहना। कंप्लाइंग विद द रूल्स, नियमों का पालन करना। इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको बहुत सोच समझ के इसका उत्तर देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। जिस भी कार्य के प्रति, जिस भी मूल्य के प्रति आप कमिटेड हैं, उसको इच्छा पूर्वक वैसे ही ग्रहण करना। वैसे ही ग्रहण करने का मतलब क्या है? अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसे मूल्य के प्रति कमिटेड हैं, समर्पित हैं, तो आप इच्छा पूर्वक जहां भी ऑनेस्टी या ईमानदारी जैसे लक्षणों को किसी ने देखेंगे, आप उसको बड़ी इच्छा से सावधानी पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द वैल्यूइंग एरिया ऑफ द अफेक्टिव डोमेन? वैल्यूइंग एरिया अर्थात मूल्यन के अंतर्गत कौन से वर्ब्स को यूज किया जाता है? डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन। डिफरेंशिएट आप समझ रहे होंगे, विभेदीकृत करना। एक्सप्लेन व्याख्या करना या स्पष्ट करना। जस्टिफाई, जस्टिफाई करना मतलब न्याय संगत निर्णय देना। या फिर ये तीनों ही सम्मिलित हैं।
प्रश्न है वैल्यूइंग एरिया, मूल्यन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से वर्ब्स को सम्मिलित किया जाता है? डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन, जस्टिफाई या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है डी, इन सारों को, यानी डिफरेंशिएशन, एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन, तीनों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द कैरेक्टराइजेशन एरिया और द लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन? भावात्मक पक्ष के चारित्रीकरण लेवल पर या चारित्रीकरण क्षेत्र के अंतर्गत कौन से वर्ब्स को यूज किया जाता है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव, सॉल्व, समाधान करना, सी, शेयर करना और डी, कंप्लाई मतलब स्वीकार करना। प्रश्न है चारित्रीकरण लेवल के अंतर्गत या चारित्रीकरण एरिया के अंतर्गत भावात्मक पक्ष के संदर्भ में किन वर्ब्स को यूज किया जाता है? इसका आंसर है ए, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। चारित्रीकरण विद्यार्थियों, आप लोग जानते होंगे कि किसी के चरित्र से प्रभावित होना और इतना प्रभावित हो जाना कि उसे अपने चरित्र में, अपने जीवन में उतार लेना, उसकी विशेषताओं को, और उसी को ही फॉलो कर लेना। तो इसीलिए इसका उत्तर है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। हालांकि ये कैरेक्टराइजेशन या ये इन्फ्लुएंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे आजकल हम एक होड़ देख रहे हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ मुन्ना टाइप और निगेटिव जो रोल्स पिक्चर्स या मूवीज में प्ले किए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टराइजेशन बट निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। द फाइनल आउटकम ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? भावात्मक पक्ष का फाइनल, अंतिम आउटकम, परिणाम क्या होता है? नॉलेज क्रिएशन, ज्ञान का निर्माण करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझना, सी, हायर एग्जामिनेशन स्कोर्स, क्या भावात्मक पक्ष के विकास का मतलब होता है कि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना, या फिर होता है चेंज्ड बिहेवियर? आप अगर देखेंगे तो नॉलेज क्रिएशन या बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर हायर एग्जामिनेशन स्कोर, ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित हैं और चौथा ऑप्शन है जो आपके अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है। तो इसका उत्तर हुआ डी। क्वेश्चन 11 है हु हैज डिवाइडेड अफेक्टिव डोमेन इन 6 स्टेप्स? भावात्मक पक्ष को 6 स्टेप्स में किसने बांटा है? ब्लूम ने, सिम्पसन ने, मसीहा ने या फिर कृथवाल और मसीहा ने? इसका उत्तर है डी। ये मैंने उत्तर आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे दिया था। प्रश्न 12 है आपके सामने। फॉर विच डोमेन रॉबर्ट मेंगर डेवलप्ड बिहेवियरल टर्म्स टू राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स? रॉबर्ट मेंगर ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए किन डोमेन के लिए व्यवहारात्मक शब्दों का प्रयोग किया था? इट्स अ कॉग्निटिव, सेकेंड वन इज कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर, दोनों के लिए। सी है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, इन दोनों के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तीनों के लिए। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, अर्थात संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के विकास के लिए रॉबर्ट मेंगर ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए बिहेवियरल टर्म्स का प्रयोग किया था। सो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी 12 प्रश्न आए हैं उन सभी का उत्तर आपने सही दिया होगा। तो 13वां प्रश्न भी बहुत आसान है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत सही उत्तर दोगे। तो है विच वन डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अफेक्टिव डोमेन? इनमें से कौन सा ऑप्शन अफेक्टिव डोमेन के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? रिसीविंग, आग्रहण, रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और डी, एनालिसिस। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ऑप्शंस में एक फर्स्ट साइट में ही समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन डी, एनालिसिस है, वो अफेक्टिव डोमेन से संबंधित नहीं है, क्योंकि एनालिसिस जो है वो आता है आपके कॉग्निटिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 14 है इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज रिलेटेड टू
व्यक्ति के व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित है, किस डोमेन से संबंधित है? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या फिर साइकोलॉजिकल डोमेन। कॉग्निटिव नहीं है, साइकोमोटर भी नहीं है, क्योंकि साइकोमोटर आपका गत्यात्मक होता है, गत्यात्मक क्रियाओं से संबंधित होता है। कॉग्निटिव आपका ज्ञान संबंधी क्रियाओं से होता है। जो कंफ्यूजन हो सकता है वो आपको हो सकता है बी और डी के बीच में। साइकोलॉजिकल डोमेन क्योंकि मन के ज्ञान से संबंधित होता है, और अफेक्टिव आपका भावात्मक। लेकिन यहाँ क्योंकि बात हो रही है इमोशंस की, और इमोशंस हमेशा आपकी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, अफेक्टिव डोमेन। So the last question of this video is the most appropriate method of developing moral values among students. विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सर्वोपयुक्त तरीका है या सर्वोपयुक्त विधि है कौन सी? ये स्टूडेंट आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, पर क्योंकि ये पेडागोजी अफेक्टिव डोमेन से ही रिलेटेड है, इसलिए इस प्रश्न को इस प्रश्नों की सीरीज में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ऑप्शन है, इन द मॉर्निंग मीटिंग प्रीच स्टूडेंट्स अबाउट मोरल वैल्यूज। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए प्रार्थना सभा में या प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से संबंधित उपदेश देना, या फिर विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति उपस्थित करना और तब उन्हें निर्णय लेने के लिए कहना। तीसरा, टीचर्स और बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना। चौथा, स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस बताना कि नैतिक और अनैतिक में क्या अंतर होता है। प्रश्न बहुत आसान है विद्यार्थियों, पर आपको थोड़ा सा सोचना है। प्रश्न है कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने की सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में उपदेश देंगे तो क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी सीखेंगे, या आपको लगता है कि अगर विद्यार्थियों को ऑप्शन डी जो है कि नैतिक और अनैतिक में डिफरेंस बता दिया जाए तो विद्यार्थी सीखेंगे? एक्चुअली इसमें से चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो चारों ही ऑप्शन सही हैं, गलत नहीं है, पर आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, सर्वोपयुक्त उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है बी। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति को प्रेजेंट करना और उनको बोलना कि अब आप निर्णय लीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होगा और जिससे आपको पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है कि नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। ये छोटा सा वीडियो है पर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। अफेक्टिव डोमेन से संबंधित प्रश्नों को संकलित करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये आपकी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लेवल के होते हैं। तो प्लीज़ प्रेज करिए मेरे हार्डवर्क को कि मैं आप लोगों के लिए ये कलेक्शन लेकर आई हूँ, और इसका एक ही तरीका है, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फीडबैक देना है, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर जैसा भी हो, जो भी हो, स्टे ट्यून्ड विथ मी। जो भी आपकी समस्याएं हो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।